हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा जो आपका क्लास 10 साइंस है उसमें जितने भी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं सिर्फ एक वीडियो में। ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने मैं आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूं वो 100% बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक करके जाना है। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। चलो फिर एक एक क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग देखो, ये बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। लिखा हुआ है व्यंजक चूर्ण। जो आपका व्यंजक चूर्ण है या फिर इसे कहा जा सकता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम अणुसूत्र क्या है, ठीक है। आपको पहले तो रासायनिक नाम बताना है और उसका अणुसूत्र बताना है क्या है और इसको बनाने की विधि कैसे हम लोग व्यंजक चूर्ण बनाते हैं, ठीक है। एंड भौतिक गुण भी बताना है, रासायनिक गुण भी बताना है। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है, और इसका अणुसूत्र क्या होता है। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है, जो आपका ब्लीचिंग पाउडर या फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं व्यंजक चूर्ण, इसका आंसर देखो जो ब्लीचिंग पाउडर है। ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताने वाला हूं। या फिर इसे कहा जाता है व्यंजक चूर्ण। क्या कहा जाता है? व्यंजक चूर्ण। और जितने क्वेश्चंस बताऊंगा वो आपको जिंदगी भर याद रहेगा, बोर्ड परीक्षा तक नहीं भूलोगे, ठीक है। तो यहां आपको व्यंजक चूर्ण का पहले हमें रासायनिक नाम जानना है। जो रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम आप लोग बता दो, मैंने पढ़ाया है चैप्टर नंबर 2 में, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम। ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका क्या होता है? रासायनिक नाम होता है। तथा अणुसूत्र, अभी हमें अणुसूत्र भी बताना है। तथा अणुसूत्र, अब अगर इसका रासायनिक नाम जानते हो तो अणुसूत्र भी पता चल जाएगा। कैल्शियम का क्या होता है? Ca, यानी कि कैल्शियम। ऑक्सी का होगा O और क्लोराइड का होगा Cl2, तो क्लोराइड। बस ये हो गया इसका अणुसूत्र। तो अब यहां बताओ आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो तो बता सकते हो। पहले मैंने बताया कि ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसका जो अणुसूत्र होता है CaCl2। ओके, इतना समझ में आया। अब आप ये है बनाने की विधि, और बनाने की विधि अगर आपको व्यंजक चूर्ण का निर्माण करना है तो बहुत आसान है। ये 2 लाइन आपको याद रखना है। लिखा है व्यंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा किया जाता है। अगर आप ये क्लोरीन की क्रिया कराओगे, जैसे शुष्क बुझा हुआ चूना है, अगर आप उसमें क्लोरीन की क्रिया कराओगे तो आपको व्यंजक चूर्ण मिल जाएगा। तो यहां मैंने 2 लाइन में लिखा है, बहुत आसान है और आपको याद भी हो जाएगा कि व्यंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा किया जाता है। आई होप कि आपको बनाने की विधि समझ में आ गया, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लेना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोगों के लिए कि बनाने की विधि, व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि। तो यहां से आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको रिएक्शन समझा देता हूं ताकि आप लोगों का पूरा फाइनल हो जाए। देखो यहां हमारा रिएक्शन जो होगा, आपका शुष्क बुझे हुए चूने का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये हमारा शुष्क बुझा हुआ चूना है और इसमें हमें क्लोरीन की क्रिया करानी है, यानी कि Cl2 की क्रिया करानी है। जब आप Cl2 की क्रिया कराओगे तो यहां हमें मिलेगा क्या, ये जानना जरूरी है। तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा CaOCl2 एंड प्लस हमें मिलेगा H2O, ठीक है, H2O। बस यही हमारा जो है, यही रिएक्शन है, काफी आसान रिएक्शन है। यही हमारा व्यंजक चूर्ण है। क्या है? व्यंजक चूर्ण। ये हमारा पानी है, ये शुष्क बुझा हुआ चूना है, ये क्लोरीन है। तो यही तो मैंने कहा है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर जब आप क्लोरीन प्रवाहित करोगे या क्लोरीन की क्रिया द्वारा किया जाता है, कि व्यंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा किया जाता है, ठीक है।
समझ में आया? ये हमारा है बनाने की विधि, काफी आसान है बनाने की विधि, बस इतना आपको बनाने की विधि में समझना है बस। अब गुण देखो, पहले हम लोग देखेंगे भौतिक गुण कि जो हमारा व्यंजक चूर्ण है इसका भौतिक गुण क्या होता है। तो व्यंजक चूर्ण का पहला भौतिक गुण है कि यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। जो व्यंजक चूर्ण होता है ये हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, ठीक है। ये पहला हमारा गुण है जो कि भौतिक गुण है, आपको दिखाई देगा। दूसरा है कि इसका जलीय विलयन दुधिया होता है। अगर आप इसे जल में घोलोगे तो इसका जो जलीय विलयन होगा वो दुधिया रंग का होगा, तो ये इसका दूसरा गुण है। तीसरा है इसमें से क्लोरीन की गंध आती है, क्लोरीन की गंध आती है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, क्लोरीन को मिलाते हैं, तो इसलिए इसमें से क्लोरीन की गंध आती है, ठीक है। ये 3 भौतिक गुण याद रखना जो कि बहुत आसान है आप लोगों के लिए। फिर यहां रासायनिक गुण नंबर फर्स्ट आप समझो। सबसे पहले क्या करेंगे रासायनिक गुण में कि इसे जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है, इसका जलीय रंग दुधिया होता है। जलीय रंग दुधिया होता है ये तो पहले आपको पता चल गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां अब आप इसका रिएक्शन लिखोगे, कैसे लिखोगे? सबसे पहले आपको लिखना है जैसे आपका इसका सूत्र होता है, इससे जल में घोलकर, यानी कि आपका व्यंजक चूर्ण का फार्मूला होता है CaOCl2 और इसको आपको जल में घोलना है यानी कि H2O, ठीक है। जब इसे आप जल में घोलोगे तो फिर आपको मिलेगा क्या, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, एंड प्लस Cl2, बस यही हमारा मिलेगा, ये क्लोरीन गैस निकलेगा। ये हमारा है जब हम इसे जल में घोलते हैं और गर्म करते हैं, ठीक है। यहां आप डेल्टा बना दो यानी कि गर्म करने का चिन्ह। तो इसे जब आप लोग जल में घोलोगे तो आप लोगों का ये मिलेगा, यानी कि हमें शुष्क बुझा हुआ चूना और क्लोरीन, यही क्लोरीन की गंध आती है जब ये क्लोरीन गैस निकलता है। तो यहां देख सकते हो क्लोरीन गैस निकलती है, तो यहां आप लोग देख लो क्लोरीन गैस निकल रही है। तो ये हमारा पहला रासायनिक गुण है जो कि आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा रासायनिक गुण है यदि या फिर हम तनु अम्ल के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस निकलता है। अगर हम इसकी तनु अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो भी क्लोरीन गैस निकलता है। जैसे यहां आप लोग समझो, यहां हमारा CaOCl2 है, ठीक है, CaOCl2, ओके। ये हमारा है क्या, व्यंजक चूर्ण, ठीक है। अब हम इसे अम्ल के साथ यानी कि H2SO4, ये हमारा है अम्ल H2SO4। जब हम इसे मिलाएंगे अम्ल के साथ, जैसे अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, ठीक है, इसको हम अम्ल के साथ जब हम क्रिया कराएंगे तो हमें मिलेगा Ca, ये आपका Ca रहेगा और यहां से SO4 निकल आएगा, CaSO4, ठीक है, प्लस आपका रहेगा H2O और प्लस आपका क्लोरीन गैस निकल जाएगा Cl2 गैस। बस ये हम लोगों ने H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम लोगों ने इसकी अभिक्रिया कराई तो हमें ये मिला। तो अम्ल के साथ अभिक्रिया कराओगे तो आपको ये मिलेगा। काफी आसान है, ये भी रिएक्शन आपको याद रहेगा। ये मैंने क्या किया कि तनु अम्ल के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस निकलती है, तो यहां भी क्लोरीन गैस निकला। तो ये हमारे भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों हो चुके हैं। अब उपयोग समझो। इसका उपयोग होगा फर्स्ट, ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए। जो ऊन होता है जिससे कपड़े बनाए जाते हैं, उनको अगर वो सिकुड़ रहा है तो ये बचा सकता है, यानी कि ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए। दूसरा है क्लोरोफॉर्म बनाने में, इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म बनाने में भी किया जाता है। तीसरा है पेयजल को जीवाणु रहित करने में, जो पीने वाला जल है उसे जीवाणु रहित करने में। तो यहां से आपको समझ में आ गया, ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। यहां से सबसे पहले आपको समझ में आया इसका जो रासायनिक नाम है और अणुसूत्र, बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया तो नोट बना लो और इतने जितना मैंने बताया इसको नोट कर लो, याद कर लो, ठीक है। तो ये हमारा है पहले व्यंजक चूर्ण जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, ये देख सकते हो, ये बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका धातु एवं अधातु चैप्टर से है। याद रखना, बोर्ड परीक्षा में हिट करेगा यही सारे क्वेश्चन 100%। ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर लॉन्ग क्वेश्चन पर वीडियो बनाओ, तो मैं आप लोगों के लिए सबसे स्पेशल वीडियो लाया हूं लॉन्ग क्वेश्चन पर, आपका सारा क्लियर हो जाएगा।
तो यहां देखो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। सबसे पहले आपको बताना है जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होता है वो क्या होता है और इसके दो प्रमुख अनुप्रयोग दीजिए। मैं आपको दो प्रमुख अनुप्रयोग भी बताऊंगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है ये भी बताऊंगा, और ये जो आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी जो उनका तत्व है ये भी बताऊंगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप समझो विद्युत रासायनिक श्रेणी या धातुओं की सक्रियता श्रेणी एक ही होती है, चाहे आप उसे सक्रियता श्रेणी कहो या फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी कहो। देखो धातुओं की सक्रियता श्रेणी या फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जो उसमें धातु होते हैं, धातु को उनकी क्रियाशीलता के, ठीक है, जैसे उनकी जैसी क्रियाशीलता होगी उनके अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अभी ये मैं आपको श्रेणी बताऊंगा ये वाला, ठीक है, अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहां सबसे पहले आपको यह समझना है कि आखिर विद्युत रासायनिक श्रेणी का परिभाषा क्या होता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी या फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे जो हमारा सक्रियता श्रेणी है। जैसे यहां देखो सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहला है पोटेशियम यानी कि के, फिर Na से सोडियम, फिर Ca से कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम, Al से एल्यूमिनियम, Zn से जिंक, Fe से आयरन एंड Pb से लेड एंड H से हाइड्रोजन, Cu से कॉपर, Hg ये आपका Hg है, ठीक है, याद रखना। Hg से होता है मरकरी, Ag से सिल्वर एंड Au से गोल्ड। ये हमारा एक क्या है, श्रेणी है, यानी कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी। अब देखो इसको हमें अवरोही क्रम में मैंने व्यवस्थित किया है। अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे जो आपका सबसे अधिक अभिक्रियाशील ऊपर वाले हैं। जैसे मैं आपको एक तीर के द्वारा समझाता हूं, ऐसे आप बना लो, ठीक है। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इन सारे को याद करके जाना। यही सारा क्वेश्चंस आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो यहां आपको देखो मैंने ये तीर बनाया और नीचे की तरफ ये किया है, ठीक है। क्यों किया है अभी आपको पता चल जाएगा। देखो जो हमारा सबसे ऊपर है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। क्या है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील। ओके, अब जैसे आप नीचे आते जाओगे ना उसकी अभिक्रियाशीलता घटती जाएगी, उसकी जो अभिक्रियाशीलता है वो घटती जाएगी। जैसे नीचे यहां अब आप लिख दो घटती अभिक्रियाशीलता, ठीक है, घटती अभिक्रियाशीलता। ओके, तो अब इसकी जो अभिक्रियाशीलता है ये जितनी नीचे जाओगे उतनी घट जाएगी। अब नीचे जो है वो सबसे कम अभिक्रियाशीलता है, इनकी जो है ना सबसे कम अभिक्रियाशीलता है, सबसे कम। तो यहां अगर आपसे पूछे ये वाली श्रेणी तो आप लोग याद रखना, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ये बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां Au का अभिक्रियाशीलता बहुत कम है। अब यहां जो H है ना, H मतलब हाइड्रोजन, ये आपका ऊपर जैसे अम्ल में से हाइड्रोजन ये नीचे वाले नहीं विस्थापित कर सकते क्योंकि ये इनके नीचे उपस्थित हैं, और ऊपर वाले जो है ना अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर सकते हैं क्योंकि ये इनसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। अभी आपको जब मैं इसका अनुप्रयोग बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो यहां इसकी परिभाषा है, ये श्रेणी है। अब इनका हम लोग दो अनुप्रयोग भी देखेंगे। तो यहां सबसे पहला अनुप्रयोग समझो कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। अब यहां आप लोग अभिक्रियाशीलता की तुलना कर सकते हो कि के जो है सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, उससे कम ये देखो ऐसे जो नीचे आएंगे वो कम होते चले जाएंगे। सबसे कम Au का है, गोल्ड का है, ठीक है। तो यहां से आप अभिक्रियाशीलता की तुलना कर सकते हो, कौन सा ज्यादा अभिक्रियाशील है, कौन सा कम अभिक्रियाशील है। ओके, अब दूसरा समझो कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी होती है। कौन से धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाएंगे, कौन सा नहीं, ये आपको पता चल जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, जो हाइड्रोजन के नीचे है ये इतना, ठीक है, 1 2 3 4, ये अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जो है ना ये चारों, ये हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील हैं, ये सबसे कम यानी कि कम अभिक्रियाशील हैं, इसलिए ये
नहीं विस्थापित कर पाएंगे। तो यहां आपको पूरा मैंने समझा दिया, बहुत आसान था। विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा, विद्युत रासायनिक श्रेणी एंड इनके दो अनुप्रयोग। आई होप कि आपको समझ में आ गया। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 100% बोर्ड परीक्षा में आता ही आता है। ठीक है, लास्ट वाला। ठीक है, तो ये आपको दूसरा समझ में आ गया, नोट कर लो, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे अगला लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखो, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख दिया है। ये जो है ना बोर्ड परीक्षा में हिट करेगा। केमिस्ट्री का है, देख सकते हो। अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आप पढ़ सकते हो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। एस्टरीकरण से आप क्या समझते हो? सबसे पहले आपको एस्टरीकरण की परिभाषा देनी है, और टिप्पणी करने के लिए भी कभी कभी आ जाता है एस्टरीकरण का। ठीक है, इसका एस्टरीकरण अभिक्रिया का। तो यहां आपको सबसे पहले परिभाषा देना है, आखिर आप एस्टरीकरण से समझते क्या हो, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आपको अभिक्रिया भी लिखना है, रिएक्शन भी देना है। फिर यहां पूछ रहा है एथिल एसीटेट के जल अपघटन का समीकरण दीजिए। जो एथिल एसीटेट है उसका आप जल के साथ अभिक्रिया कराओगे, उसका समीकरण भी देना है, और एसिटिक अम्ल का जो आपको प्रमुख उपयोग भी लिखना है। तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान तरीके से आप लोगों को जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं समझाता हूं एस्टरीकरण। एस्टरीकरण ध्यान से समझना। मैंने आपको सेकंड नंबर चैप्टर में पढ़ाया था कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण बनता है तथा जल बनता है। वही थोड़ा सा प्रोसेस समझना। जिस प्रकार अम्ल जो एसिड होता है, अम्ल और क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है। जैसे अम्ल और क्षार आपस में अगर अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनता है। ठीक उसी प्रकार अगर अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर तथा जल बनता है, इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। यहां आपको अम्ल और क्षार नहीं लेना है, क्षार को हटा देना है और क्षार के स्थान पर एल्कोहल लेना है। तो अम्ल और एल्कोहल जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो एस्टर तथा जल बनेगा। ठीक है, एस्टर तथा जल बनेगा, यही तो हमारा एस्टरीकरण कहलाता है। काफी आसान है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। यहां आपको थोड़ा सा समझना है, जिस प्रकार अम्ल और क्षार पारस्परिक अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार अम्ल और एल्कोहल आपस में अभिक्रिया करके एस्टर तथा जल बनाते हैं, और इसी अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब मैं आपको उदाहरण यानी कि रिएक्शन समझा देता हूं। रिएक्शन के लिए कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको अम्ल लेना है। अम्ल आपको कौन से लेना है, ध्यान से समझना। CH3COOH, ये आपका है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? एसिटिक अम्ल। ठीक है, ये आपका है एसिटिक अम्ल, और ये अम्ल के साथ हमें एल्कोहल लेना है, जैसा कि आप पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है। तो एल्कोहल आपको लेना है C2H5, एथिल एल्कोहल लेना, C2H5OH, ये हमारा एल्कोहल है। सभी का मैं नाम लिख देता हूं। ये हमारा है एसिटिक अम्ल। देखो, सारा का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को मेहनत करना है, मेहनत करके पढ़ना है कि आप लोगों का नंबर काफी ज्यादा आए। ठीक है, एथिल एल्कोहल, अगर आप मेहनत करके पढ़ोगे तो आपका एक नंबर भी कम नहीं होगा, क्योंकि ऐसा है नहीं आपके सिलेबस से ही सारी चीजें पूछी जाएंगी बोर्ड परीक्षा में। अब देखो, यहां आपको लेना है, एक एक क्वेश्चन को समझो, ज्यादा हार्ड नहीं है आपका। अगर आप 10-15 लॉन्ग तैयार कर लेते हो तो उसी में से आएगा। H2SO4 ये आपकी उपस्थिति है। H2SO4 आपका ये क्या है? ये आपका है, देखो, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अब जब आप इसका रिएक्शन कराओगे तो हमें मिलेगा क्या? यहां से आप सबसे पहले CH3 उठाओ, CH3 यहां आपको लाना है। ठीक है, बनेगा क्या ये मैं आपको समझाता हूं। CH3 साथ में COO भी लेना है, CH3COO, यानी कि CH3COO। ठीक है, इतना लिया। अब यहां से C2H5 उठा लो, यानी कि C2H5, बस इतना, प्लस H2O। दिस इज जल, यानी कि वाटर। बट ये हमारा है एथिल एसीटेट। देखो, मैंने क्या कहा था कि एस्टर तथा जल बनेगा, तो ये हमारा क्या है? एथिल एसीटेट, और एथिल एसीटेट ही एस्टर होता है, और ये हमारा जल है। तो यही अभिक्रिया है जो आपको बताना था। यहां आपका देखो, ये अम्ल है, अम्ल और एल्कोहल आपस में अभिक्रिया करके एस्टर तथा जल बना दिया, तो यही आपका है एस्टरीकरण, और यही आपका रिएक्शन है।
ठीक है, समझ में आया, काफी आसान लगा। अब आपको इसी के साथ बताना था कि एथिल एसीटेट, जो आपका ये एथिल एसीटेट है, ये वाला समझो, ये एथिल एसीटेट के जल अपघटन का समीकरण दीजिए। जल अपघटन यानी कि जल के साथ अभिक्रिया कराना है, तो एथिल एसीटेट के जल अपघटन का समीकरण मैंने लिख दिया है। देखो ये हमारा है एथिल एसीटेट, देखो ये वाला, ये एथिल एसीटेट है और इसको आपको H2O के साथ अभिक्रिया कराना है, H+ आयन लेना है और यहां हमारा बनेगा एसिटिक अम्ल और यहां एथिल अल्कोहल। इसी जो रिएक्शन को उल्टा कर दिया गया है। यहां देखो ये एथिल एसीटेट है, ये एथिल एसीटेट है, ये जल है, ये जल है, फिर इसको इधर लाओ, ये आपका है एसिटिक अम्ल, ये एसिटिक अम्ल, ये एथिल अल्कोहल, ये एथिल अल्कोहल। ठीक है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। ठीक है, ऐसे पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, तो ये आपको तैयार करके ही जाना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपसे पूछ रहा है एसिटिक अम्ल के प्रमुख उपयोग लिखिए। तो एसिटिक अम्ल का पहला उपयोग है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। जो प्रयोगशाला होता है उसमें अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कृत्रिम सिरका बनाने में, जो सिरका खाया जाता है उसको बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एस्टरीकरण से आप क्या समझते हो? सबसे पहले मैंने आपको एस्टरीकरण की परिभाषा बताया, उदाहरण भी बताया और एथिल एसीटेट का जल अपघटन भी बताया और उपयोग भी बता दिया जो आपका एसिटिक अम्ल है। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तैयार करके ही बोर्ड परीक्षा में जाना, यहां से आपका 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ज्यादा बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए लिखा हुआ है कि जो आपका पाचन तंत्र आपने पढ़ा है, पाचन से आप क्या समझते हो या पाचन से क्या तात्पर्य है, इसमें कौन कौन से पाचक रस भाग लेते हैं। एंड अमाशय, जो आपका अमाशय होता है सबसे पहले, तथा क्षुद्राणु यानी कि छोटी आंत से होने वाले पाचन क्रिया का वर्णन करो। मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। ये आपके पाचन तंत्र का एक फिगर है यानी कि चित्र है, बनाना सीख लेना, मैंने ऑलरेडी बताया है। देखो ये आपका पाचन तंत्र है, इसमें ये जो नली है ना, ये वाली, ये आपका क्या है, ये आपकी है ग्रसनी। ये आपका मुख है जो कि मुंह है, आपको पता होगा इतना, जहां से खाना खाया जाता है। फिर ये है लीवर, लीवर, ठीक है, ये लीवर है, ये अमाशय है जिसे पेट कहा जाता है। ये जो हमारा है ये वाला, ये ठीक है, ये हमारा है बड़ी आंत। इसके अंदर बहुत ऐसे बहुत महीन महीन आपकी छोटी आंत होती है, बहुत छोटी छोटी पतली नली के आकार की। ये है गुदा द्वार। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया। ये है फिगर। अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर पाचन होता क्या है, फिर हम लोग मुख को समझेंगे सबसे पहले भाग को। ठीक है, तो सबसे पहले पाचन को समझो, आखिर पाचन की परिभाषा क्या होती है। तो पाचन देखो, यहां जो संयुक्त आघुलनशील, जो आघुलनशील है जिसे खाया जाता है, भोज्य पदार्थों को घुलनशील अवस्था में बदलकर, जैसे जो आघुलनशील भोज्य पदार्थ हैं उन्हें घुलनशील अवस्था में बदलकर उन्हें अवशोषण के योग्य बनाना, उसे अवशोषण के योग्य बनाना, जिससे वे रुधिर में मिलकर अन्य एक ही रहने दो, अन्य किसी प्रकार से शरीर के विभिन्न भागों, ठीक है, भागों अर्थात ऊतकों तथा कोशिकाओं में पहुंच जाए। जैसे जिस खाना को हम खाते हैं, जिस भोजन को हम खाते हैं, जब उसका पाचन होगा, हमारी कोशिकाओं में पहुंचेगा, ऊतक में पहुंचेगा, तभी तो हमें एनर्जी मिलेगा। ठीक है, और एनर्जी जब आपको भोजन खाओगे अच्छी तरह से पच जाएगा, तभी आपको एनर्जी मिलेगा और तभी आपका शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा। अगर आपका पाचन सही नहीं है तो आप दुबले पतले रहोगे और उतना आपका सेहत भी अच्छा नहीं रहेगा। तो ये है पाचन, जो कि आपका पाचन समझ में आया। और ये आपका फिगर है, ठीक है, फिगर भी आपको समझ में आ गया। तो पाचन यही है कि संयुक्त अघुलनशील भोज्य पदार्थों को घुलनशील अवस्था में बदलकर उन्हें अवशोषण के योग्य बनाना, जिससे वे रुधिर में मिलकर अन्य किसी प्रकार से रुधिर के विभिन्न भागों अर्थात ऊतकों तथा कोशिकाओं में पहुंच जाए। तो ये हमारा है पाचन है। अब हम लोग समझेंगे मुख तथा मुख गुहा। ठीक है, ये हमारा पहला भाग है पाचन तंत्र का, जो कि आप लोगों को जैसा बता रहा हूं वैसा लिख कर आना, अगर एक भी नंबर कट जाए तो बताना। ठीक है, मुख द्वारा हम भोजन को ग्रहण करते हैं, जो मुख है उसके द्वारा हम भोजन को खाते हैं या फिर भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, एंड मुख में लार नामक ग्रंथि पाई जाती है। जो मुख होता है उसमें लार नामक ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें से निकलने वाला भोजन, ठीक है, भोजन को निगलने में सहायता करता है। ठीक है, अब देखो, जिसमें निकलने वाला जो लार होता है ना, लार,
वो भोजन को निगलने में सहायता करता है, भोजन को लुगदी बनाता है, और वो जो होता है ना निगलने में सहायता मिलता है, ठीक है, सहायता करता है। और लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। जो लार होता है उसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। एंजाइम जो आपका टाइलिन नामक एंजाइम को शर्करा में बदल जाता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम को शर्करा में बदल जाता है। जो लार में टाइलिन नामक एंजाइम को शर्करा में बदल जाता है। ये आपको समझना है सबसे पहले मुख तथा मुख गुहा के बारे में। फिर आपको समझना है ये ग्रासिका या ग्रसनी के बारे में, ये ठीक है। लिखा हुआ है निगल द्वार से भोजन ग्रासिका में आता है। जो ग्रासिका है उसमें जाता है, या ग्रासिका में जाता है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता। ये एक नली के आकार का होता है, इसमें कोई भी भोजन का पाचन नहीं होता। और ग्रास नली से भोजन आमाशय में पहुंच जाता है। जो ये ग्रास नली है इससे भोजन आमाशय में आता है। जब भोजन आमाशय में आता है तो इसमें क्या होता है ये समझो, ठीक है। देखो यहां आपका है कि अमाशय में भोजन आता है। अब जब अमाशय में भोजन आता है तो इससे जठर नामक ग्रंथि पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें जठर नामक ग्रंथि पाया जाता है, ओके, इसमें। और जठर नामक ग्रंथि से जठर नामक रस निकलता है, और जठर रस HCl पेप्सिन रेनिन पाया जाता है। जठर रस में HCl पेप्सिन रेनिन पाया जाता है। ये हमारा है जो आपका अमाशय। यहां आप लोग क्या पाया जाता है, HCl पेप्सिन तथा रेनिन पाया जाता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि HCl क्या करने के लिए पाया जाता है, पेप्सिन क्या करता है, रेनिन क्या करता है। तो मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूं। HCl एक अम्ल है, तो अगर HCl पाया जाएगा तो HCl जो होता है भोजन के माध्यम को अम्लीय करता है तथा भोजन के कणों को गला देता है। जैसे HCl काफी ज्यादा मतलब HCl अम्ल होता है, और अम्ल जो होता है वो कणों को गलाता है। अब ये जो होता है पहले तो भोजन के माध्यम को अम्लीय करता है, और उसमें जो कण होते हैं उससे गलाता है। पेप्सिन जो है, पेप्सिन वो क्या करता है, पेप्सिन जो हमारा है, ठीक है, वो यानी कि यह जो है आक्रिय पेप्सिन अर्थात जो है ना, पेप्सिन जो होता है ना पेप्सिनोजोन को क्रियाशील बनाता है, और पेप्सिन प्रोटीन पर क्रियाशील है। जो पेप्सिन है वो प्रोटीन पर क्रियाशील है, ठीक है, पेप्सिन। और रेनिन केवल एक काम करता है, ठीक है। रेनिन क्या करता है जो आप लोगों का वो समझो। जो रेनिन होता है, रेनिन केवल एक काम करता है। रेनिन जो होता है दूध को फाड़कर उसमें घुली कैसीन को अलग कर देता है, जिससे उसका आगे पाचन हो सके, ठीक है, जिससे उसका आगे पाचन हो सके। दूध को फाड़कर जो कैसीन होता है उसे अलग कर देता है, जिससे उसका आगे पाचन हो सके। और अमाशय में भोजन जो होता है 2 से 3 घंटा रहता है, ठीक है। तो ये हमारा है अमाशय के बारे में, जो कि बहुत आसान है, और इतना अगर आप लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं। और आगे आप यहाँ HCl का लिख सकते हो, ये अम्लीय माध्यम बनाता है, जो भोजन को अम्लीय माध्यम बनाता है। ऐसे आप थोड़ा थोड़ा लिख देना। तो ये हमारा है अमाशय। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, जो छोटी आंत। देखो इसमें है छोटी आंत जो है अमाशय से भोजन ग्रहणी में पहुंचता है। जो अमाशय है, अमाशय से भोजन ग्रहणी में पहुंचता है। ग्रहणी से क्षुद्राणु में आता है, यानी कि छोटी आंत। ये क्षुद्राणु मतलब छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में भोजन का अत्यधिक पाचन हो जाता है। जो छोटी आंत है इसमें भोजन का अत्यधिक पाचन हो जाता है, तथा जो आपका अवशोषण जल तथा भोजन ही बचते हैं। वैसे जो आपके जो अवशेष जल तथा भोजन ही बचते हैं। बड़ी आंत में बिल्कुल भोजन का पाचन हो जाता है, और जो बेकार है उत्सर्जी जो है उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो यह जो होता है आहार नाल का अंतिम भाग है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी तथा 4.7 सेंटीमीटर चौड़ी लंबी नली होती है। इस भाग में पचे हुए शेष भोजन तथा जल का अवशोषण होता है, और अपच भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जो अपच भोजन है, जो बेकार चीजें हैं, उनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये है पाचन तंत्र। अगर इतना पाचन तंत्र के बारे में लिखोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा ये सबसे ज्यादा VIMP टॉपिक है। अगर आपने अभी तक पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से पढ़ लो, क्योंकि ये अब की बार बोर्ड परीक्षा में आने का चांस है। पहली बात, ओम का नियम तो आप जानते ही होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट है कि इसके सत्यापन, जो ओम का नियम का सत्यापन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे ओम का नियम तो कर लेते हैं, बट इसका सत्यापन नहीं कर पाते हैं। सत्यापन भी मैं आपको बताने वाला हूं, और आपके लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ओम का नियम क्या है।
फिर हम लोग समझेंगे इसके सत्यापन के लिए जो आवश्यक प्रयोगों का वर्णन कीजिए, आरेख और परिपथ खींचकर हम लोग समझेंगे। सबसे पहले ओम का नियम समझो। ओम के नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्थाएं, जैसे आपका ताप, दाब, ये सारी भौतिक अवस्थाएं होती हैं, समान रहे, इसमें कोई चेंजेस ना हो, समान रहे, तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। तब किसी चालक में प्रवाहित, अगर किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उनके सिरों के बीच जो विभवांतर के समानुपाती होता है। यहां कहने का क्या मतलब है ये समझो। जो यहां विभवांतर है, विभवांतर ये किसके समानुपाती है? धारा का, धारा की समानुपाती है। या फिर आप इसे लिख सकते हो V आपका धारा के समानुपाती है, ठीक है। अब यहां V आपका जो है, अगर यहां समानुपाती चिन्ह को हटाओगे तो यहां बराबर लगेगा, तो यहां आपका एक स्थिरांक जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? स्थिरांक या फिर नियतांक, कुछ भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां आपका, अगर आपका ये हटेगा तो V बराबर आर आई। आर मतलब आपका यहां आर जो है ना, आर चालक का प्रतिरोध है, ठीक है। यहां इस स्थिरांक को चालक का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। यदि प्रतिरोध R, अगर R बराबर, जहां आप लोग ये लिख लेना, यहां नीचे आप लोग लिख लेना, जहां R बराबर चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, ठीक है। अब यहां से अगर R बराबर देखा जाए तो वो हो जाएगा V/I, R बराबर V/I। बस इतना आपको समझना है। अभी मैं आपको सत्यापन भी करा दूंगा। अगर यहां से प्रतिरोध का मात्रक पूछा जाए, ये जो प्रतिरोध है इसका मात्रक पूछा जाए, तो आई होप कि आपको पता होगा। देखो, सबसे पहले आपको प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। इसका जो मात्रक होता है ना, ये आपका, देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जो प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है, ठीक है। देखो, आप ओम भी लिख सकते हो प्रतिरोध का मात्रक, या फिर आप लिख सकते हो V का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, वोल्ट। और I का मात्रक क्या होता है? I का मात्रक होता है एम्पियर। या फिर आप ये ओम भी आप कह सकते हो, या फिर वोल्ट प्रति एम्पियर भी कह सकते हो। ये दोनों इसका मात्रक है। वोल्ट प्रति एम्पियर कहो या फिर आप लोग ओम कहो, दोनों इसी का मात्रक है प्रतिरोध का। और ओम को आप एक सिंबल के द्वारा भी देखे होंगे, जो कि कुछ इस टाइप का होता है, ये, ठीक है। तो ये इसी का मात्रक है और इसे इससे प्रदर्शित किया जाता है। तो ये आपका हो गया पूरा ओम का नियम। सबसे पहले मैंने समझाया कि ओम का नियम क्या है। विभवांतर के आपका समानुपाती होता है धारा आई के, यहाँ आपका V एंड आपका समानुपाती I, फिर यहाँ आपका पूरा हो गया, आपका ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब आपको ये समझना है कि ओम का नियम का सत्यापन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आओ हम लोग समझते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ओम का नियम का सत्यापन है। देखो, इस प्रयोग के लिए सबसे पहले एक बैटरी की जरूरत पड़ेगी। एक बैटरी, अमीटर, कुंजी, धारा नियंत्रक, प्रतिरोध तथा वोल्ट मीटर, चित्र ए के अकॉर्डिंग दर्शाना है। ये जो आपका चित्र ए है के अनुसार लगाते हैं। प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I अमीटर से, जो प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I है ना, उसे अमीटर से, तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं। जो विभवांतर है उसे वोल्ट मीटर के द्वारा मापते हैं और जो धारा है उसे अमीटर के द्वारा मापते हैं। चित्र ए आप लोग समझो, ये आपको समझना है। मैंने यहां बैटरी लगाई है, ठीक है, बैटरी प्लस माइनस लगा हुआ है। ये हमारा है धारा नियंत्रक, जैसा कि आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से है। यहां आप ऐसे एक लाइन भी खींच देना, ये धारा नियंत्रक, धारा को नियंत्रण करने वाला। ये हमारी कुंजी है, ये प्लस माइनस चिन्ह है, ये अमीटर है, ये प्रतिरोध तार है, ये हमारा वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर है। और इसमें जो है ना, धारा आपका ऐसे प्रवाहित हो रही है, ठीक है, इस तरह से, ओके, ऐसे आपका प्रवाहित हो रहा है, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये हमारी है पूरा फिगर, जो कि प्रतिरोध तार है, ये अमीटर है, ये कुंजी है, ये आपका वोल्ट मीटर है, ये धारा नियंत्रक की बैटरी। अब हम लोग समझेंगे पूरा सत्यापन। यहां समझो, यहां मेन पॉइंट आपको समझना है कि प्रयोग करने के लिए, अगर आपको अच्छे से प्रयोग करना है, तो प्रयोग करने के लिए कुंजी के को लगातार धारा नियंत्रक की एक ही स्थिति के लिए एक प्रतिरोध, जो आपका एक के लिए प्रतिरोध में प्रवाहित धारा
ठीक है, तथा उनके सिरों के बीच विभवांतर वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं। जो प्रवाहित धारा है तथा उनके सिरों के बीच जो विभवांतर है इसे वोल्ट मीटर के द्वारा मापते हैं। इसी प्रकार धारा नियंत्रक द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा बदलकर आमीटर तथा वोल्ट मीटर के पाठ पढ़ लेती है। जो अमीटर है तथा वोल्ट मीटर का पाठ पढ़ लेती है। मेन पॉइंट अब आपका शुरू होता है यहां से। अब विभवांतर को एक्स अक्ष पर तथा धारा आपका वाई अक्ष पर लेकर एक ग्राफ खींचते हैं। मेन पॉइंट आपका ये है, देखो जो आपका विभवांतर है उसे एक्स अक्ष पर आपको लेना है। जो आपका विभवांतर है, ध्यान से समझना, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये मैंने एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लिया। देखो ये हमारा है ना नीचे वाला आपका एक्स अक्ष है और ये हमारा जो ऊपर वाला है ये वाई अक्ष है। ठीक है, वाई अक्ष है, ध्यान से समझना। मैं आपको इसको दूसरे कलर से लिख देता हूं। ये हमारा वाई है, ये हमारा एक्स है। यहां जो हमारा ये है विभवांतर, क्या है ये, क्या है विभवांतर है। ठीक है, और ये हमारा यहां जीरो रखना, ठीक है, निर्देश। यहां आपका धारा है, ये हमारा धारा है, ये विभवांतर है। यदि देखो हम एक ग्राफ खींचते हैं, यदि यह एक सरल रेखा आता है, यदि यह सरल रेखा आता है अकॉर्डिंग टू चित्र वी देखो, इसमें आपको एक सरल रेखा ले जाना है। ये हमारा एक सरल रेखा है, एक सरल है, ठीक है, सिंपल लाइन। यदि यह एक सरल रेखा आता है, चित्र भी मैंने आपको दिखा दिया, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा सरल रेखीय ग्राफ ओम के नियम का पालन करती हैं। अगर ये सरल रेखा में आता है तो ये ओम का नियम का पालन करता है, और ये सरल रेखा में आया अर्थात ये हमारा सही है, अर्थात चालक ओम के नियम का पालन करता है, ये ओम के नियम का पालन करता है। मेन पॉइंट ये है कि आपका ये जो है ये सरल रेखा में आना चाहिए और हमारा सरल रेखा में आ गया। तो ये है हमारा साइंस का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करना, आप लोगों के लिए और भी वीडियोस बनाए जाएंगे। और जितना मैंने इस वीडियो में क्वेश्चंस बताए हैं वो नोट कर लेना, याद कर लेना। यहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में। तो यहां से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।